नमस्ते दोस्तों, मैं डॉक्टर स्वप्निल गावंडे, आयुर्वेद चिकित्सक, अकोला, महाराष्ट्र से। दोस्तों, पिछले कुछ दिनों से आपसे बात करना की इच्छा थी। सो आज इस वीडियो के माध्यम से मैं कुछ बातें अपनी आप लोगों के साथ साझा करना चाहता हूँ। पिछले 24-25 दिनों से जो एक माहौल बना है रशिया और यूक्रेन में युद्ध का, तो जब ये युद्ध की शुरुआत हुई पिछले 20-22 दिन पहले, पिछले महीने में, तो एक बात उठी थी रशिया में या यूक्रेन में पढ़ रहे हमारे छात्रों के बारे में, जिसमें अधिकतम एमबीबीएस के छात्र हैं, एमबीबीएस करने गए हैं। और इसमें काफ़ी बातें भी बनी, काफ़ी अलग अलग इसमें मत प्रवाह बने। कुछ लोगों का कहना था कि इंडिया में मेडिकल कॉलेजेस नहीं है, इंडिया के मेडिकल कॉलेजेस के एजुकेशन पे भी क्वेश्चन उठाए गए। फिर ये भी कहा गया कि इंडिया में बहुत महंगा एजुकेशन दिया जाता है और कॉमन मैन या सामान्य जनता उसे अफोर्ड नहीं कर पाती है, और इन बच्चों को यहाँ एमबीबीएस करने का मौका नहीं मिला, इसलिए ये फॉरेन गए और वहाँ से एमबीबीएस कर रहे हैं। उसमें कुछ लोगों ने आरक्षण तक की बात कह दी कि भाई ये बच्चे गए, इसमें से अधिकांश आरक्षण के शिकार थे कि जिनको आरक्षण की वजह से एडमिशन नहीं मिल पाया। भारतीय शिक्षा नीति के बारे में कुछ लोगों की कमेंट्स थी कि भारतीय शिक्षा नीति ही सही नहीं है या काबिल स्टूडेंट को यहाँ पे एडमिशन्स नहीं मिलती, और ऐसी काफ़ी सारी बातें इस बारे में बोली गई। लेकिन मैं एक बात सबको एक मेमे भी बीच में आया था, एक क्लिपिंग थी जो किसी डॉक्टर साहब ने मुंबई से जारी की थी कि जिसमें ऐसा एक नरेशन किया गया था कि ऊपर ये जो बच्चे हैं ये डर के माहौल में वापस आ रहे हैं यूक्रेन से, और नीचे प्रधानमंत्री जी का फोटो था जिसमें लिखा हुआ था कि व्हाई स्टूडेंट्स आर गोइंग टू लर्न एमबीबीएस इन फॉरेन व्हेन आई हैव अलाउड बीएमएस डॉक्टर्स टू प्रैक्टिस इन एलोपैथी। उस पर काफ़ी सारा क्रिटिसिज्म हुआ, सपोर्ट हुआ, जो कुछ भी हुआ। मैं किसी एक साइड की बात ये नहीं लेना चाहता। चूँकि मैं एक आयुर्वेद डॉक्टर हूँ, आयुर्वेद का छात्र रह चुका हूँ, आयुर्वेद की प्रैक्टिस कर रहा हूँ। बीच में कुछ सालों में मैंने भी एलोपैथी प्रैक्टिस की है, जिसे मैं नकारूंगा नहीं। लेकिन मैं आज जो आपके सामने आया हूँ वो इसलिए कि हमारी जो आरोग्य नीति है, हमारी जो हेल्थ सिस्टम है, वो कहाँ जा रही है। अगर आप हेल्थ का बजट देखोगे, पूरी मैंने पूरा जो यूनियन बजट आता है या किसी भी स्टेट का बजट आता है, तो उसमें सबसे आखिरी में से कुछ नंबर पे हेल्थ रहती होगी। आज काफ़ी लोग डॉक्टर्स पे खफा है कि वो बहुत ज़्यादा पैसे लेते हैं, वो बहुत ज़्यादा फीस चार्ज करते हैं, बीमारी गरीबों की नहीं रही, प्राइवेट हॉस्पिटल गरीबों के बारे में सोचता नहीं है। लेकिन मेरा ये कहना है कि भाई जब कोविड आया तब भी ये बात निकली थी कि कितने हॉस्पिटल्स है, कितने हॉस्पिटल्स है, कितने डॉक्टर्स है जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में काम नहीं करना चाहते हैं। आयुष डॉक्टर्स के बारे में बहुत ये कहा गया, और बहुत बार मैंने देखा है कि जनरल पब्लिक में भी और कुछ सोशल मीडिया पे भी कि बीएएमएस डॉक्टर्स को भला बुरा कहा गया है। इसमें बीएचएमएस भी हो सकते हैं, मगर जो कि मैं बीएएमएस हूँ, मैं आयुर्वेद डॉक्टर्स पे ही बात करूँगा। तो इन सारी चीज़ों को जब हम जोड़ के देखें या इसको अलग अलग ना करते हुए एक समस्या के रूप में जब हम देखेंगे, तो जैसा मैंने थोड़ी देर पहले कहा कि केवल अभी हमें ये नंबर पता चला इस युद्ध की परिस्थिति में कि हमारे कुल 18,000 के करीब जो छात्र है वो यूक्रेन में एमबीबीएस की पढ़ाई कर रहे थे। शायद इतने ही नंबर के छात्र रशिया में होंगे, चाइना में होंगे, कजाकिस्तान में होंगे, फिलीपींस में होंगे, यहाँ तक कि कुछ हज़ार स्टूडेंट, हमारे 5-6 हज़ार स्टूडेंट बांग्लादेश में भी पढ़ाई करने जाते हैं।
बांग्लादेश में भी पढ़ाई करने जाते हैं। और इसके लिए ज़िम्मेदार ठहराया जाता है कि भाई हमारे यहाँ पे मेडिकल कॉलेजेस की कमी है, हमारे यहाँ पे मेडिकल जिसको सीखना है, मेडिकल में जिसको जाना है उसके लिए ऑप्शंस कम है, हमारे यहाँ की फ़ीस ज़्यादा है। और ऐसे वक्त जब बीएमएस डॉक्टर्स, बीएमएस ग्रेजुएट्स जब जनता की सेवा करना चाहते हैं, वो प्रैक्टिस करना चाहते हैं, फीस कम लेते हैं, तो उन पे झोला छाप होने का या क्रॉस पैथी प्रैक्टिस करने के इल्ज़ाम लगाए जाते हैं। अब इसे थोड़ा सा सिलसिलेवार तरीके से हम समझने की कोशिश करते हैं। हम पहले आते हैं कि क्यों लोग फॉरेन में पढ़ाई करने जाते हैं। मेरा पहला एक सवाल है, तकरीबन मोटा मोटी 50 से 60 हज़ार स्टूडेंट्स होंगे, क्योंकि मेरा ये अंदाज़ा कम ज़्यादा हो सकता है, मगर एक एग्जाम्पल के लिए मैं ये बोल रहा हूँ कि ऐसा अगर समझते हैं कि 50 से 60 हज़ार लोग हर साल एमबीबीएस की पढ़ाई के लिए फ़ॉरेन में जाते हैं। और ये सिलसिला आज करेंगे, ये सिलसिला करीब 15-20 सालों से चलता आ रहा है, क्योंकि जब मैंने बीएमएस में एडमिशन लिया था 2003 में, तब मेरे परिवार वालों ने भी सोचा था कि मुझे रशिया में एमबीबीएस के लिए भेजा जाए, मगर कुछ आर्थिक कारणों की वजह से वो पूरा नहीं हो पाया। और मैं खुशनसीब समझता हूँ उस बारे में खुद को, क्योंकि अगर हम पिछले 10 सालों का आप भी सोचेंगे तो 50,000 इंटू 10 साल तो करीब 5 लाख डॉक्टर्स जो है वो फॉरेन से पढ़कर इंडिया में आ चुके होंगे, ऐसा हम समझ सकते हैं। लेकिन आप सभी लोग अपने आजू बाजू में थोड़ा सा एक बार सर्वे करके देखिए या नज़र घुमा के देखिए, कितने फॉरेन से पढ़े लिखे डॉक्टर आपको आज एक्चुअली प्रैक्टिस में दिखते हैं, कितने उसमें से गवर्नमेंट ऑफिसर्स, गवर्नमेंट मेडिकल ऑफिसर्स बने, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में अपनी सेवाएं दे रहे हैं, कितने ऐसे हैं जो आपके गली मोहल्लों में एज अ डॉक्टर प्रैक्टिस कर रहे हैं, कितने लोगों के हॉस्पिटल्स हैं जो रशिया से ग्रेजुएट होके आए हैं। इसकी एक कड़वी सच्चाई ये भी है जो अभी तक तो छुपी थी, आप में से बहुत सारे लोगों को शायद पता भी हो, कि जो भी व्यक्ति या जो भी छात्र एमबीबीएस फॉरेन से करके आता है उसे यहाँ पर आके स्क्रीनिंग टेस्ट देनी होती है, और इस स्क्रीनिंग टेस्ट में का जो रिजल्ट है वो 4 या 5% से ज़्यादा आता नहीं है, और वो स्क्रीनिंग टेस्ट पास करने के बाद ही वो इंडिया में प्रैक्टिस करने के लिए उसे अलाउड होता है, या वो स्टेट काउंसिल या वो मेडिकल काउंसिल उसे एमसीआई या जो भी स्टेट की मेडिकल काउंसिल है वो उसे परमिशन देती है। तो मेरा मानना यह है कि अगर पिछले 10 सालों में 5 लाख लोग बाहर से पढ़ाई करके आए हैं और उसमें से 5% यानी उसका जो अगर हम निकालेंगे तो 2-4 हज़ार के करीब डॉक्टर्स होंगे जो आज इंडिया में एक्चुअली प्रैक्टिस दे रही, उनकी सेवा प्रदान कर रहे हैं। तो ये लोग जाते कहाँ है मैक्सिमम? ये लोग मैक्सिमम फॉरेन में ही एमपीएच यानी मास्टर ऑफ पब्लिक हेल्थ या फिर कहीं और पढ़ाई करके इनको फॉरेन ही या दूसरे देशों में ही ये या तो पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट्स में चले जाते हैं या तो कोई अलग से जॉब फॉरेन में देख लेते हैं या उनकी प्रैक्टिस फॉरेन में सेट कर लेते हैं। तो इनका एक्चुअली इंडिया को कितना फ़ायदा हुआ है इन फॉरेन से ग्रेजुएट हुए एमबीबीएस लोगों का? ये फर्स्ट सवाल हमारी हेल्थ सिस्टम के लिए होना चाहिए। दूसरी बात कि एक इसके बारे में जो जिक्र किया कि एक डॉक्टर साहब ने लिखा था कि जब बीएमएस लोगों को एलोपैथी, अब दिक्कत है कि क्यों बीएमएस लोग एलोपैथी ट्रीटमेंट की तरफ जाते हैं। दोष लगाना, किसी भी चीज के लिए दोष लगाना और उनको दोषी करार देना बहुत आसान है। ये बहुत कम लोगों को पता है कि मैक्सिमम स्टेट्स में, इंडिया की मैक्सिमम स्टेट्स में, एटलीस्ट मैंने महाराष्ट्र से किया है तो मुझे महाराष्ट्र का तो पता है, एक ही यूनिवर्सिटी है जो एमबीबीएस स्टूडेंट को डिग्री देती है, वही यूनिवर्सिटी बीएमएस स्टूडेंट को भी डिग्री देती है, वही बीएचएमएस नर्सिंग को भी देती है। मेरे ख्याल से कर्नाटक में भी यही है, एक ही यूनिवर्सिटी है राजीव गांधी, जो सबको ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेशन एक ही यूनिवर्सिटी देती है। जब तो फिर फर्क क्या है एक एमबीबीएस और बीएमएस की पढ़ाई में? काफ़ी लोगों को ये लगता है कि बीएमएस स्टूडेंट कंपेटेबल नहीं है,
बीएएमएस के छात्र पेशेंट ठीक करने में कॉम्पिटिटिव नहीं है, या एमबीबीएस का एक अपर हैंड है, बीएएमएस का एक सेकंड हैंड है। ऐसा क्यों? पहली बात, ना आयुर्वेद के छात्रों को, आयुर्वेद ग्रेजुएट्स को अच्छी नौकरियां दी जाती है। महाराष्ट्र में जहां तक मैं बोल सकूं, 10-10, 15-15 सालों से लोग कॉन्ट्रैक्चुअल बेस पे काम कर रहे हैं, या जिन जो परमानेंट भी हुए। मैंने खुद ने भी कुछ साल गवर्नमेंट में जॉब किया। मेरी एडवर्टाइजमेंट जब मैं निकली थी तो उस वक्त ऐसा था कि एमबीबीएस जो ग्रेजुएट रहेगा मेडिकल ऑफिसर, उसको सैलरी रहेगी 24,000 और बीएमएस ग्रेजुएट को रहेगी 16,000। क्यों? जब एक ही काम करना है, एक ही हेल्थ पोस्ट संभालना है, आपका जॉब प्रोफाइल एक है, सबका काम एक है, आपका यहाँ तक कि ग्रेजुएशन का लेवल भी एक है। क्योंकि मैं एक बात इसमें और आपको कहना चाहूँगा कि एक 12वीं के बाद एक स्टूडेंट बीएमएस या एमबीबीएस को एडमिशन लेता है। फर्स्ट ईयर एमबीबीएस और फर्स्ट ईयर बीएमएस के स्टूडेंट को सेम नॉलेज रहता है। सेकंड ईयर में भी वही, फिलहाल तकरीबन वही होता है। थर्ड ईयर, अभी फाइनल ईयर, ऐसे 4 साल हो गए। हमारे वक्त बीएमएस के 3 साल थे सीधे सीधे। तो इस वक्त बदलता कहाँ है? इन दोनों के नॉलेज में फ़र्क कहाँ पड़ता है? इन दोनों के नॉलेज में फ़र्क सिर्फ पड़ता है फाइनल ईयर में ट्रीटमेंट पार्ट में। मेडिकल सर्टिफिकेट एमबीबीएस डॉक्टर का चाहिए। क्यों? मेडिकल सर्टिफिकेट, फिटनेस सर्टिफिकेट में आपको जांचना होता है कि जो व्यक्ति है वो स्वस्थ है या नहीं है, उसको कोई ट्रीटमेंट नहीं देनी है। तो जब कोई ट्रीटमेंट नहीं देनी है तो वो क्या फ़र्क पड़ता है, उसे एक बीएमएस ग्रेजुएट एग्जामिन करे या एक एलोपैथ या एमबीबीएस ग्रेजुएट ये करे, क्योंकि वहाँ पे ट्रीटमेंट तो देनी नहीं है, एलोपैथी या आयुर्वेद, और उतना नॉलेज तो दोनों को सेम है। लेकिन ये डिफ्रेंशिएशन किया जाता है। क्यों एलोपैथी की तरफ मुड़ते हैं आयुर्वेद डॉक्टर्स, इसके बारे में मैं यहाँ चर्चा कर रहा हूँ ये मुद्दे पे। दूसरी बात, अगर मैं एक आयुर्वेद चिकित्सक हूँ, मेरे पास बहुत सारे ऐसे पेशेंट आते हैं कि सर हमको आपसे ट्रीटमेंट लेनी है, लेकिन दिक्कत यह है कि आपको हमारे सर्टिफिकेट पे छुट्टी नहीं मिलती है। अगर कोई बीमार व्यक्ति एक आयुर्वेद डॉक्टर से अपनी चिकित्सा कराना चाहता है तो आयुर्वेद डॉक्टर का उसको मेडिकल सर्टिफिकेट नहीं चलेगा। काफ़ी सारे ऑफिसेस में कुछ नियम बने हैं, लेकिन वो नियम कितने फॉलो होते हैं, कितने? तो मैंने अभी एक एनसीसी के स्टूडेंट को मैंने सर्टिफिकेट दिया तो उसने वापस भेजा। ठीक है, मैं कानूनी लड़ाई लड़ सकता हूँ, वो एनसीसी को इसको बोल सकता हूँ कि मेरा सर्टिफिकेट आपने, लेकिन ये जो राजमान्यता है, ये जो जन मान्यता है, ये बीएमएस डॉक्टर को क्यों? मैं मेरी प्रैक्टिस करूँ या कोर्ट कचहरी में घूमता फिरूँ कि भाई ये मुझे क्यों नहीं किया, या मेरा सर्टिफिकेट क्यों रिजेक्ट किया गया? तो मेरी भावना को समझिए, इस बात को समझने की कोशिश कीजिए कि क्यों बीएमएस छात्र एलोपैथी की तरफ। दूसरी सबसे बड़ा मुद्दा, हेल्थ इंश्योरेंस जो है, हेल्थ इंश्योरेंस में कहीं पर भी आयुर्वेद को स्थान नहीं दिया गया है। अगर कोई बंदा मेरे पास आके आयुर्वेद की ट्रीटमेंट लेता है तो उसको हेल्थ इंश्योरेंस के लिए काफ़ी मशक्क़त करनी पड़ती है, या मैक्सिमम कंपनियां अभी भी हेल्थ इंश्योरेंस देने में आनाकानी करती है आयुर्वेद ट्रीटमेंट को। पहली बात, अगर कोई पेशेंट मेरे पास ट्रीटमेंट लेना आता है तो उसको छुट्टी नहीं दी जाती, यानी इनडायरेक्टली उसको मजबूर किया जाता है कि वो एलोपैथी डॉक्टर के पास ही जाए। अगर कोई हेल्थ इंश्योरेंस लेना चाहता है तो उसको मेरा हेल्थ इंश्योरेंस मिलेगा नहीं, उसको मजबूर किया जाता है कि वो अपनी ट्रीटमेंट एलोपैथ डॉक्टर से ही कराए। तीसरी बात, अगर वो सरकारी नौकरी करना चाहेगा तो भी उसे वहाँ पे सैलरी कम दी जाएगी। तो इतना डिस्क्रिमिनेशन जब आप बीएमएस लोगों के साथ कर रहे हो, आयुर्वेद के साथ कर रहे हो, तो नेचुरली उनका यही एक ये रहेगा कि वो एलोपैथी की प्रैक्टिस की तरफ जाए। तीसरी बात, ये सब सॉरी, इसमें अभी अगले मुद्दे पे आते हैं कि इमरजेंसी ट्रीटमेंट। अब अगर इमरजेंसी ट्रीटमेंट के लिए एलोपैथी ज़रूरी है, मैं एलोपैथी का या मॉडर्न साइंस का विरोधक नहीं हूँ। मॉडर्न साइंस अपनी जगह पे सही है, उनके ग्रेजुएट अपनी जगह पे सही है, उनकी ट्रीटमेंट में, उनके पढ़ाई में, उनकी एलिजिबिलिटी में, उनकी होशियारी में मैं कहीं पे भी उन पे दाग नहीं। लेकिन ये जो सोच बनी है, इस सोच से मुझे
तकलीफ है, इस सोच से मुझे कंप्लेंट है। एलोपैथी डॉक्टर बोल देते हैं कि भाई आप आयुर्वेद दवा मत लो क्योंकि उसके साइड इफेक्ट है, उससे किडनी खराब होती है, उससे ये खराब होता है, आप आयुर्वेद दवा मत लो। मैं ये पूछना चाहता हूँ, एक भी ऐसी मॉडर्न मेडिसिन या एलोपैथी दवा मुझे बता दीजिए जिसका साइड इफेक्ट ना हो। तो कितने तो एलोपैथी डॉक्टर्स के प्रिस्क्रिप्शन पे छपा हुआ है कि आयुर्वेद और होम्योपैथी दवा बंद की जाए या मत लो। कितने ऐसे डॉक्टर्स पे कार्रवाई हुई है? बहुत कम, पूरे देश में एक या दो ऐसे मसलन एग्जाम्पल मिलेंगे कि जिसपे ये कार्रवाई हुई भी है। कानून बना है लेकिन अभी भी जन मान्यता इसको नहीं है। दूसरी बात, आयुर्वेद मेडिसिन को मेडिसिन की कैटेगरी में क्यों नहीं रखा जाता? आज आपको एलोपैथी मेडिसिन का मेडिकल डालना है, मेडिसिन का स्टोर्स डालना है, तो आपको एक फार्मासिस्ट लगेगा, लाइसेंस लगेगा, और केवल वही वो एलोपैथी मेडिसिन बेच पाएगा। लेकिन आयुर्वेद की एक दुकान डालने के लिए आपको कुछ नहीं लगता है, एक फूड लाइसेंस पे काम बन जाता है। आपको उसमें कोई पढ़ाई की दिक्कत नहीं, एक अंगूठा छाप या जो बिना पढ़ा लिखा या कम पढ़ा लिखा व्यक्ति है वो भी आयुर्वेद की दुकान डाल सकता है और वो दवाइयाँ धड़ल्ले से बेच सकता है। कितनी तो एमएलएम कंपनियां और उनके एजेंट्स आके बड़े बड़े दावे करते हैं कि हमारी कंपनी ने कैंसर ठीक कर दिए, डायबिटीज ठीक कर दिए, फलाना हो गया, हमारे आपके सारे टॉक्सिन्स निकल जाएंगे, आपकी जोड़ों के दर्द। आज आप फेसबुक ओपन कर लीजिए, हजारों आयुर्वेद मेडिसिन की आपको ऐड मिल जाएंगे, एक भी एलोपैथी मेडिसिन का ऐड नहीं मिलता है। तो क्यों सरकार इस पे बंधन नहीं ला रही है कि आयुर्वेद मेडिसिन जो है ये आयुर्वेद डॉक्टर्स के माध्यम से ही जाना चाहिए, या आयुर्वेद डॉक्टर्स या आयुर्वेद में जिसकी पढ़ाई हुई है वही आयुर्वेद का शॉप डाल सकता है। जब आपने आयुर्वेद पे के सेल पे, बिक्री पे, उसके यूज पे कोई प्रतिबंध नहीं है। हाँ, लेकिन आयुर्वेद डॉक्टर ने जो है वो एलोपैथी या अलग साइंस नहीं करना चाहिए, वो भी आयुर्वेद ही करे। तो इस प्रकार आयुर्वेद के जो पोस्ट ग्रेजुएट है, जो आयुर्वेद में जिन्होंने एमडी कर रखा है, जो आयुर्वेद में सर्जन बने हैं, उनको ऑपरेशन करने से रोका जाता है, या अगर वो ऑपरेशन करते हैं तो उसका हेल्थ इंश्योरेंस पास नहीं होता है। जिन लोगों ने पेडियाट्रिक्स किया है या जिन लोगों ने स्त्री रोग में एमडी किया है, उनको उनके ब्रांच में ही वो ट्रीटमेंट देने की परमिशंस नहीं मिलती है, या उनको कहा जाता है कि आप एमबीबीएस डॉक्टर के ही मदद से वो सारी ट्रीटमेंट करो। तो एक तरफ तो आप उनको डिग्रीज दे रहे हो, उनको ये कर रहे हो, दूसरी तरफ से आप उनको रोक भी रहे हो ट्रीटमेंट करने से। तो आखिर आयुर्वेद डॉक्टर करे तो क्या करे? तो मजबूरन उन्हें भी एलोपैथी की तरफ ही मुड़ना पड़ता है, और फिर उन पे ही दोष मढ़ा जाता है कि आयुर्वेद डॉक्टर आयुर्वेद छोड़ के एलोपैथी प्रैक्टिस की तरफ मुड़ते हैं। सबसे बड़ी जोक तो सरकारी नीतियों का यह है कि महाराष्ट्र में जो आयुष टास्क फोर्स बनाई गई, उसका हेड एक एलोपैथी डॉक्टर को बनाया गया। जब आप इतना ज्यादा डिस्क्रिमिनेशन आयुर्वेद के लोगों से, आयुर्वेद के प्रैक्टिशनर्स से करते हो, तो कैसे क्या एक आयुर्वेद डॉक्टर अपना गुजारा, या एक नया स्टूडेंट या नया डॉक्टर जो आयुर्वेद की पढ़ाई करके लौटा है, वो इस माहौल में कैसा खुद का घर चला पाएगा, कैसे खुद की फैमिली को सपोर्ट कर पाएगा? अब आते हैं फिर से एजुकेशन वाले मुद्दे पे, जो हमने पहले जहां से शुरुआत की थी, कि जितने भी एमबीबीएस करने के लिए फॉरेन में जाने वाले स्टूडेंट्स हैं, उसमें से मुझे एक भी गरीब स्टूडेंट दिखा दीजिए, एक भी ऐसा स्टूडेंट दिखा दीजिए जिसके खाने पीने के वांदे थे, जिसके घर पे कुछ खाने पीने के लिए नहीं था, जिसकी फैमिली बहुत ही गरीब थी, और वो अपने मेरिट के भरोसे पे, अपने क्वालिफिकेशन की भरोसे पे एमबीबीएस करने के लिए गया। मैक्सिमम स्टूडेंट आपको ऐसे मिलेंगे, मैक्सिमम 90% स्टूडेंट ऐसे मिलेंगे जो एमबीबीएस का बीएएमएस के लिए भी क्वालिफाई नहीं हो पाए हैं इंडिया में। वो लोग फॉरेन पढ़ाई करने जाते हैं पैसों के दम पे। और फिर बात आती है, और आप जितने भी गवर्नमेंट आयुर्वेद कॉलेज है महाराष्ट्र में,
जितने भी पूरे देश में भी होंगे, वहाँ के अगर आप बीएमएस डॉक्टर्स को या छात्रों को देखोगे तो किसी का 1 मार्क से, किसी का 2 मार्क से, किसी का रिजर्वेशन की वजह से, ऐसे काफ़ी सारे कारणों की वजह से एमबीबीएस को नंबर नहीं लग पाया है। वो लोग जो कि थोड़े से 2, 4, 5 मार्क या फिर कुछ इतर कारणों की वजह से बीएमएस में एडमिशन उन्हें लेना पड़ा है। क्यों आज फर्स्ट चॉइस, क्यों एक बंदा फॉरेन में जाके एमबीबीएस करना चाहता है लेकिन महाराष्ट्र में या इंडिया में बीएमएस नहीं करना चाहता, आयुर्वेद क्यों नहीं पढ़ना चाहता? क्या सरकार आयुर्वेद को वो आश्रय दे पा रही है? क्या वो जो रिस्पेक्ट एक आयुर्वेद डॉक्टर को मिलना चाहिए, क्या वो रिस्पेक्ट आज सरकार की तरफ से, जनता की तरफ से या हमारी हेल्थ पॉलिसी की तरफ से मिल रहा है? सिर्फ दोष दिया जाता है कि आयुर्वेद छात्र या आयुर्वेद डॉक्टर्स एलोपैथी करते हैं, क्रॉसपैथी करते हैं। तो मेरा आप सब लोगों से यही गुजारिश है कि जितनी सहानुभूति, मुझे भी सहानुभूति है जो हमारे देश के नागरिक है, देश के छात्र है, जो बाहर देशों में पढ़ाई करने जा रहे हैं, उनकी सुरक्षा जरूर होनी चाहिए, सरकार को इसके लिए ठोस कदम भी उठाने चाहिए। पर जो छात्र भारत में रह के भारतीय चिकित्सा पद्धति को पढ़ाई कर रहे हैं, भारतीय चिकित्सा पद्धति से अपने देश की रुग्ण सेवा करना चाहते हैं, उनके लिए कौन चिंतित है? आज उनके लिए कौन चिंतित है? आज आयुर्वेद को एक शास्त्र ही नहीं माना जाता। कोई भी बंदा उठ के अपनी आयुर्वेद की नॉलेज झाड़ने लगता है। कोई भी ऐरा गैरा आता है और खुद को आयुर्वेदाचार्य घोषित करके आयुर्वेद की दवाओं को बोले जाता है, नुस्खे बोल दिया जाता है, और उस पर केस क्या होती है, थोड़ा मोटा 400 बीसी की केस लग जाती है, 2-3 महीने पैसे वैसे सिस्टम को खिला के वापस दूसरे गांव में जाके प्रैक्टिस चालू कर देता है। जब तक आयुर्वेद को एक संपूर्ण चिकित्सा शास्त्र के रूप में मान्यता नहीं दी जाएगी, जब तक आयुर्वेद दवाइयों पर एक प्रतिबंध ना लगाए जाए, उनकी बिक्री पे, उनकी इन झूठी जो जाहिरात होती है, जो झूठे विज्ञापन आते हैं, इन झूठे विज्ञापनों पे जब तक के एक तंज नहीं कसा जाएगा, तब तक के आयुर्वेद के जो ग्रेजुएट है वो सक्षम नहीं हो पाएंगे आयुर्वेद को सही ढंग से समाज में लाने के लिए। बहुत सारे क्वैक यानी बोगस, या जिसे हम झोला छाप डॉक्टर कहते हैं, खुद को आयुर्वेदाचार्य करके आयुर्वेद को फैलाते हैं। एक नॉर्मल जो रुग्ण है या पेशेंट है, वो उनके पास जाके ट्रीटमेंट लेता है, जब उसे उसका रिजल्ट नहीं आता है तो उसका दोष मढ़ा जाता है आयुर्वेद पे कि आयुर्वेद से परिणाम नहीं मिला, या आयुर्वेद में इमरजेंसी नहीं है, आयुर्वेद में ये नहीं, आयुर्वेद के रिजल्ट जल्दी नहीं आते, ये सारे दोष मढ़े जाते हैं। लेकिन ये कोई नहीं देखता है कि जो चिकित्सा करने वाला है या जो दवा उसने जिस माध्यम से ली है वो माध्यम कितना इफेक्टिव है, वो माध्यम कितना ऑथेंटिक है। तो जब तक कि इस आयुर्वेद शास्त्र को एक ऑथेंटिफिकेशन नहीं दिया जाता, एक राजाश्रय, जनाश्रय, लोकाश्रय नहीं मिलता है, तब तक के आयुर्वेद डॉक्टर्स की जो दशा है वो देश में नहीं बदलेगी। ये अच्छी बात है कि कुछ अच्छे कैंपेन्स की वजह से कुछ पढ़े लिखो लोगों के आयुर्वेद की तरफ से आने से, आयुष मंत्रालय जब से स्थापन हुआ है तब से कुछ प्रोटोकॉल आयुर्वेद के लिए भी बने हैं और आयुष के लिए, लेकिन ये फिर भी इन सारे प्रोटोकॉल्स में आयुर्वेद को एक अल्टरनेटिव साइंस करके ही दर्शाया जा रहा है। जब तक कि आयुर्वेद मेन स्ट्रीम ट्रीटमेंट या मेन स्ट्रीम हेल्थ साइंस में नहीं आता, आयुर्वेद के अच्छे दिन आने वाले नहीं हैं। दोस्तों, यहाँ पे इस माध्यम से मैं सिर्फ आप लोगों को इस बारे में सोचने के लिए बाध्य करना चाहता हूँ। मेरे सारे आयुर्वेद चिकित्सक मित्रों से, सारे आयुर्वेद छात्र मित्रों से मैं विनती करता हूँ कि आयुर्वेद के प्रति जो अपनी आस्था है इन परिस्थितियों की वजह से कम ना होने दें। हमारी धरोहर जब से मानव जाति की शुरुआत हुई है तब से है। जो आज रिसर्च की बात बोली जाती है आयुर्वेद के बारे में कि आयुर्वेद में रिसर्च नहीं होता, यहाँ पर भी दिक्कत है
कि ठीक ढंग से आयुर्वेद का रिसर्च किया नहीं जाता, जबकि बहुत सारे आयुष डॉक्टर्स ने, बहुत सारी संस्थाओं ने कोविड में आयुर्वेद पे रिसर्च करने की मांग की, उनको परमिशन नहीं मिली और दूसरी जगह से बोला जाता है कि आप रिसर्च नहीं करते, आयुर्वेद में रिसर्च नहीं होता। जो आज तक रिसर्च हो चुके हैं, जो इंस्टीट्यूट में, जैसे एनआईए है, आयुष मंत्रालय में, सीआरएएस में से जो कुछ रिसर्च हुए, उन रिसर्च को मान्यता नहीं दी जाती और दूसरी ओर कहा जाता है कि आप रिसर्च करते नहीं हो। एलोपैथी के जो मापदंड है उस पर आयुर्वेद को बाध्य किया जाता है। क्यों आयुर्वेद के मापदंडों का पर आयुर्वेद का रिसर्च मान्य नहीं होता है? तो ऐसी बहुत सारी बातें हैं कि जिसके बारे में हमें सोचना होगा। इसके बारे में विस्तार से फिर कभी और बात करेंगे, जब जो कि वीडियो बहुत लंबा हो रहा है। इस बारे में आपकी राय जरूर रखिए। मैं आयुर्प्रभा फाउंडेशन की तरफ से आप सभी को ये विनती करता हूं कि स्टॉप क्वैकरी, यानी आयुर्वेद में जो क्वैकरी है, बोगसबाजी है, इसको बंद की जाए। ऑथेंटिक आयुर्वेद डॉक्टर्स को उनका हक दिया जाए। इसके लिए सारी संस्थाएं जो आयुर्वेद डॉक्टर्स की है, आयुर्वेद के लिए काम कर रही है, आयुर्वेद में निष्ठा रखती है, उन सारी संस्थाओं से मैं ये विनती करूंगा कि हम सब लोग अपनी निजी जो कुछ डिफरेंसेस है उसको भूलकर आयुर्वेद के लिए इकट्ठा होते हैं। आयुर्वेद को एक चिकित्सा शास्त्र, एक वर्ल्ड लेवल का साइंस बनाने में जो भी हम मदद कर सकते हैं उसके लिए हमारा योगदान देते हैं। इतना बोलकर मैं आज रुकना चाहूँगा। मेरी बातें अच्छी लगी तो कृपया इसे शेयर ज़रूर कीजिए, औरों तक इस बात में ज़रूर आयुर्वेद का ये महत्व पहुंचाइए। आयुर्वेद में क्या महत्व है और कैसे हम इसे प्रूव कर सकते हैं, इस बारे में फिर कभी ज़रूर बात करेंगे। और कमेंट करके मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो कमेंट करके मुझसे जुड़ भी सकते हैं। मेरा नंबर मैं इसमें डाल दूंगा। थैंक यू और जय आयुर्वेद।